ठीक है सर। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम ठीक। राम, जय श्री कृष्णा। आज हम टॉपर स्टॉक में मैं हूं चंदू जैन अनअकैडमी पर आप लोगों के बीच में। और आज हमारे बीच में है राजस्थान की आन बान शान और 2016 के आरएस परीक्षा के टॉपर श्रीमान भवानी सिंह जी चारण सर, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार। आपको नमस्कार, सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं सर आप? बस ठीक हूँ मैं, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करने का सौभाग्य हमें वर्चुअल माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और आप तो हमारे विद्यार्थियों की क्या कहूँ सर, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कुछ ज्यादा तारीफ हो रही है। नहीं सर, ये ज्यादा तारीफ नहीं हो रही है क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करूं उसके पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, छोटा सा परिचय आपके बारे में। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है सर। मेरा नाम भवानी सिंह है और मैं पाली जिले के बगड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। और इस बार जो आरएस 2016 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई, उसके बाद जुलाई 2019 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो ट्रेनिंग करने के बाद जो अभी मुझे फर्स्ट पोस्टिंग है वो एज ए एसडीएम चौटन मिली हुई है, जहाँ पर मैंने 10-12 दिन पहले ज्वाइन किया है। क्या बात है सर, एसडीएम पद पर है हमारे भवानी सिंह जी इस समय, चौहटन जिला बाड़मेर में। बहुत अच्छी बात है सर। कोरोना काल में आप जैसे प्रशासकों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। आप ही हैं जिनकी जी बदौलत जी हम जी। अपने आप को सतर्क और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम भी, जो कोरोना जैसी महामारी के बीच में जो है, जैसे आप बता रहे हैं, प्रशासन की भूमिका और थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। जी तो उसी का कर्तव्य निर्वहन की कोशिश कर रहे हैं हम भी। सर, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आज का इंटरव्यू बेसिकली आप पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि अभी हाल ही में हम्म। आरपीएससी ने आरएएस साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी है। पहला फेज 5 जी। अक्टूबर से 23 अक्टूबर होने वाला है। तो सर हम चाहते हम्म। हैं ये इंटरव्यू उसी पर बेस होना चाहिए। तो सर आप क्या मानते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए उन विद्यार्थियों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो 2 चरण पार कर चुके हैं और अभी इंटरव्यू के फेज में वो पहुंच रहे हैं और इंटरव्यू की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जी जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो मैं इनिशियल 3-4 टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट जो ध्यान में रखने चाहिए देने वाले कैंडिडेट को, जी तो एक तो ये है कि जब से इंटरव्यू, जैसे ही आपका मेंस रिजल्ट आ गया होगा, तब से आपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की होगी। और लगभग जो इंटरव्यू रहता है उसमें इंटरव्यू में कुछ जो पॉइंट्स होते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा होती है वो फिक्स होती है। तो उनकी तैयारी अभी से आप कर ही रहे होंगे और अच्छा उसको कर लें, क्योंकि इंटरव्यू में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो आपका बैकग्राउंड जो है, जहाँ से आपने 10th-12th की है, जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपका एजुकेशन हुआ है, उसके अलावा करंट अफेयर से ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि तो उस सर्विस से आप आरएस में क्यों आना चाहते हैं, और आरएस आप क्यों बनना चाहते हैं, आपको आरएस क्यों बनाया जाए, ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं जिनकी तैयारी आप करें अभी से जी ज्यादा मॉक इंटरव्यूज वगैरह देते रहें। जी और इसके अलावा जो है, अगर मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि अभी वो कोरोना वाला समय है, तो ज्यादा मॉक इंटरव्यूज अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आईने के सामने बैठकर भी अपने आप से बात करने की कोशिश करें, अपने एक्सप्रेशन देखें कि क्या वो सही है या नहीं। तो उनके ऊपर वर्क जो है अभी से आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा और उसी के ऊपर फोकस रखते हुए आगे इंटरव्यू की तैयारी आप सभी करते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इंटरव्यू जो है एक तैयारी के बिना अधूरा होता है। और तैयारी खुद से भी की जा सकती है क्योंकि कोरोना काल में अभी मॉक इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि नहीं है कि कोई ले रहा होगा। तो आईने के सामने बैठकर भी अपने आप को तैयार किया जा सकता है। यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं तो उनको भी देख करके मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। सर, कुछ प्रश्न मैं विद्यार्थियों के मार्फत से आपसे पूछना चाहूंगा। विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं जब हम भी मॉक इंटरव्यू लेते हैं सर, कि सर जब हम्म। इंटरव्यू देने जाते हैं तब वहां पर हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए, रहन सहन, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या मानते हैं सर? इंटरव्यू के लिए जो ड्रेसिंग का मेरा मानना है, जैसे अभी ये
एक तो सोबर ड्रेस होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पर्टिकुलर कोई कलर पहन के जाए, जो आपके ऊपर अच्छा दिखता है, लेकिन सोबर ड्रेस होनी चाहिए जी, और फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल शूज होने चाहिए। जी, टाई नहीं भी लगाते हैं अगर आप रेगुलर, तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। सूट या कोई भी पहनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप गर्मियों के समय अभी देने जाएंगे, तो उसमें आप भी सहज महसूस नहीं करेंगे और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरीके की वेशभूषा आप पहने जिसमें आप कंफर्टेबली नहीं दिख रहे हो। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरव्यू रूम में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ में क्या है, बहुत सी बार विद्यार्थी नर्वस हो जाता है, कैंडिडेट जो होता है। तो सर उस नर्वसनेस को कैसे दूर किया जाए? इंटरव्यू से पहले जैसे मैंने 2 इंटरव्यू दिए, आरएस जी, 2013 का और आरएस 2016 का। ओके, तो आरएस 2013 वाले में मैंने मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए थे और मैं काफी कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस कर रहा था कि ठीक है, इंटरव्यू में जो है इतना कोई हवा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है और अपने को सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके उत्तर ही तो देने हैं। तो जी, उस माइंडसेट के साथ मैं इंटरव्यू में गया, लेकिन इंटरव्यू में प्रवेश करने से पहले, इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से जस्ट पहले जो है, एक तरीके से बिल्कुल हम कितना ही सोच ले, कितना ही कॉन्फिडेंस हो, लेकिन एक नर्वसनेस वहां पर फील होती है और आप एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो आपकी सर्विस डिसाइड करेंगे, आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए जो मैंने अभी आरएस 2016 वाला इंटरव्यू दिया था, इससे पहले मैंने काफी मॉक इंटरव्यूज दिए थे। तो इससे ये फायदा रहता है कि काफी आप पहले मॉक दे चुके होते हैं, तो आप थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन वो नर्वसनेस यू स्ट्रेस वाले लेवल में होनी चाहिए, हल्की फुल्की होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी आप नर्वस नहीं हो। इन चीजों का थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतनी नर्वसनेस कम होगी, उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा सर, कहा भी गया ना कि जब इंटरव्यू बोर्ड में पहुँचे हैं तो प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी बिल्कुल। नहीं है। सर यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से कि तमन्ना चांद की रख किस्मत तेरी बदल जाएगी। तमन्ना चांद की रख किस्मत तेरी बदल जाएगी, चांद भले ही मिले न मिले तारों की सूरत तो दिख जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सर अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं सर, जब इंटरव्यू बोर्ड में हम एग्जाम देने गए थे तो इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा कि आप बताइए कि हम आपसे प्रश्न कहाँ से पूछे। तो इस बारे में विद्यार्थी को क्या सटीक जवाब देना चाहिए? इंटरव्यू में जैसे ही आप बैठते हैं, जैसे आप एंटर करते हैं, तो कई बार तो वो सीधा ही आपके बैकग्राउंड से, या पहले जो उनकी स्टार्टिंग होती है वो काफी, अधिकतर जो है वो ऐसे ही होती है कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ताकि 1-2 मिनट में आप थोड़ा सहज हो जाए, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण ये पल है, तो आप नर्वस हो सकते हैं। जी, लेकिन ये है कि आपको सहज करने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं कि हम आपका इंटरव्यू शुरू करना चाहते हैं, आप कहाँ से सहज, और या आपको कहाँ से प्रश्न पूछे। तो जी, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप यही कह सकते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड मैंने अच्छे से तैयार किया हुआ है, और करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके को, या जो भी आप पोर्शन या जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपके बीए में अगर पॉलिटिकल साइंस रहा है, ज्योग्राफी रहा है, एमए नेट वगैरह आप कही है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं इंटरव्यू में। जो मेरा जो मानना है वो ये है कि सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो वास्तव में जो व्यवहारिक रूप से आप फील करते हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको अच्छी तरीके से इंटरव्यू लेने वालों को समझा पाए। तो आप जहां पर भी सहज हैं उनको अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं, सर ये जो पोर्शन है ये मैंने अच्छे से तैयार किए हैं, अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं ज्यादा सहज रहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर लेकिन कि जो है, जी, हाँ, बताएं बताएं। लेकिन उनको बांधना भी नहीं है। आप ये भी पीछे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, सर लगभग मैंने इंटरव्यू की पूरी तैयारी अच्छे से की, ये कुछ मेरे ऐसे टॉपिक्स है जिनको मैंने ज्यादा अच्छे से करा है क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। लेकिन जी, इसके अलावा जो है सामान्य जो भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर मैं अच्छी तैयारी करके आया हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हम इंटरव्यूअर को हमारे शब्दों में बांध भी नहीं सकते, नहीं तो फिर लिमिटेशंस निर्धारित हो जाती है वहाँ पर। सर अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, विद्यार्थी पूछते हैं कि इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए विद्यार्थियों के पास में? जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आरएस में जैसे आप इसमें अगर पर्टिकुलर कुछ रटे रटाए 4-5 लाइंस रट के नहीं जाए, इसमें आपका एक खुद का इमोशनल या खुद का बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई ना कोई अगर बात हो, और वास्तव में ऐसा हो गई, कोई भी अगर आरएस सर्विस में आना चाहता है, तो आप जैसे सैद्धांतिक रूप से अधिकतर यही कहते हैं कि सर इसमें एक
डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, और इसमें जो है हमें आम जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। ये सारी 4-5 चीज़ें पर्टिकुलर सभी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा एक आपका खुद का जो एक पक्ष होना चाहिए कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर जब मैं कोई भी ऐसी स्टोरी हो सकती है कि सर मैं जब मेरे एक बार कोई काम ऐसा हुआ था जिसमें मुझे एसडीएम ऑफिस जाना था या तहसीलदार ऑफिस जाना था, या पुलिस से कोई काम पड़ा जिसके कारण उन्होंने ईमानदारी से जो है पूरा काम किया, जिसके कारण जो है मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और मुझे भी लगा कि मैं इस सर्विस में मुझे भी जाना चाहिए ताकि मैं भी इस तरीके से जो है लोगों के काम कर सकूँ। तो वो कोई ना कोई ऐसा काम भी होना चाहिए, वो आप जी, पर्टिकुलर बता सकते हैं कि मेरा ये काम पड़ा था और उस काम में उस अधिकारी ने मेरी इस तरीके से मदद की और उससे मैं प्रेरित हुआ कि मैं भी इस सर्विस में जाऊँ, ताकि मुझे जी, भी ये मौका मिले कि उनकी जैसे ही मैं भी दूसरों की मदद कर सकूँ। तो ऐसे 1-2 पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जो ज़रूर आपके रहे ही होंगे, तभी आप इस सर्विस में आना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल, ज़रूर आप मेंशन करें, उसके साथ आप कह सकते हैं कि सर इसमें सैलरी भी अच्छी है, इसके अलावा जो सुख-सुविधाएँ मिलती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा समाज में ये काफ़ी प्रतिष्ठित पद माना जाता है। ये भी कुछ कारण हैं, जिनके कारण मैं इस सर्विस में आना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि कई सारे कारण होते हैं, इसलिए व्यक्ति आरएस बनना चाहता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस समय हमारे बीच में भवानी सिंह चारण जी हैं। ये 2016 आरएस में फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, वर्तमान में चौहट्टन में लगे हुए हैं, एसडीएम के पोस्ट पर हैं। और मैं आपका अपना दोस्त चंदू जैन। सर, अगला प्रश्न सामान्यतः इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए सर मैं मेरे जो मेंस के पेपर है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, जी, और मेरा इंटरव्यू भी जो है मैं उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी करके आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी तैयारी जो है वो ज़रूर इस स्तर की है कि मेरा चयन होना चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे ऐसी कोई स्थिति होती है कि मैं कुछ नंबरों के कारण रह जाता हूँ, तो मैं अगली बार जो है उन कमियों को दूर करके और अच्छी तरीके से तैयारी करके वापस जो है इस इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पेश होऊँगा। बिल्कुल सही कहा सर। एक सटीक और नपा-तुला यह जवाब है और इससे इंटरव्यू बहुत बहुत प्रभावित भी होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मेन जो है इंटरव्यू में एक तो 2-3 बेसिक चीज़ें, एक आपको कॉन्फिडेंस रख के रखना है। जी, दूसरी बात है आपको उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है। आप जितना उनको इम्प्रेस कर पाओगे अपने नॉलेज से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बोलने के तरीके से, तो उतना ही आपको ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना सबसे महत्वपूर्ण है, और हर क्वेश्चन में आपका वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ये भी नहीं हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, आप कुछ अति आत्मविश्वास में कुछ ऐसा कुछ कह दें कि जो अगले इंटरव्यू बोर्ड के ईगो को हर्ट कर दे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही विनम्रता, सहजता के साथ आपको आत्मविश्वास के साथ वो इंटरव्यू देना है। बिल्कुल सही कहते हैं सर, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। सर, एक प्रश्न बिल्कुल। पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सी बार इंटरव्यूअर पूछते हैं, मैंने भी 2013 आरएस का इंटरव्यू दिया है। तो एक बार पूछा जाता है कि आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस के तौर पे आरएस भरा है, आपने हुँ, हुँ। आरएससी क्यों भरा, आपने आरपीएस क्यों नहीं भरा? या फिर आपने कोई और तो इसमें पोस्ट आप क्यों नहीं भरी? तो इसका क्या जवाब देना होगा सर? इसमें जो है आपका मेन जो वैसे आरएस या आरपीएस आप जो भरते हैं, तो आपका मेन रीज़न यही होता है कि एक तो जो उस सर्विस में रह चुके होते हैं, जो आपसे सीनियर आप एक तरीके से मान सकते हो, आप उनसे बातचीत करते हो। वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये सर्विस पढ़नी चाहिए, और वो सभी करते हैं, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा, और सभी करते हैं, वो बिल्कुल इस सर। बारे में बात करते हैं। तो एक एक तो आप ये बता सकते हो कि सर ये जो चयनित थे, इनसे मैंने बात की कि इसमें से क्या-क्या सर्विस पढ़नी चाहिए, तो उनसे एक तो मैंने बात की। दूसरा जो है आपकी प्रेफ़रेंस जो है उसको आपको उस प्रेफ़रेंस में आप सिर्फ़ उनके कहने से ही भर रहे हैं कि वास्तव में भी आप कुछ ऐसा है जो उसके प्रति आपको आकर्षित करता है, तो वो आप कारण बता सकते हैं। आरएस में जैसे आप बता सकते हैं कि सर बाकी सारी जितने भी सर्विसेज़ हैं, वो एक डिपार्टमेंट की सर्विस है। एक आरएस ही ऐसी सर्विस है जिसमें एक तरीके से आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, और इसके अलावा जो है इसका दायरा बहुत व्यापक है। बाकी ये सारे डिपार्टमेंट जिनका एग्ज़ाम आरएस के साथ हो रहा है, वो आरएस के अंडर काम करते हैं, और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में आरएस की पोस्ट होती है, तो आपका एक व्यापक काफ़ी दायरा होता है, जी सर। जिस कारण मैं ये सर्विस आरएस जो है फर्स्ट चॉइस के रूप में भर रहा हूँ। या इक्का-दुक्का जो है 100 में से 1-2 आरपीएस भी पढ़ते हैं।
तो वो आरपीएस क्यों भरते हैं, तो उसके पीछे वो कारण बता सकते हैं कि सर शुरू से जो है मेरा बेल्ट जॉब के प्रति आकर्षण था, जी। और इस कारण जो है मैं बेल्ट सर्विस को शुरू से मेरा ये मन था कि मैं आरपीएस या पुलिस सर्विस में जाऊं, और इसी कारण जो है मैं आरपीएस सर्विस को आरएस से ऊपर बढ़ रहा हूँ। सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिए हैं। सर मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन विद्यार्थियों के मार्फत से 1-2 सवाल और पूछना चाहूँगा सर। क्योंकि हाँ आप जी, हाँ जी, युवाओं के बिल्कुल। प्रेरणा स्रोत हैं और आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है सर वर्तमान समय में। और राजस्थान सरकार के एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं सर आप। सर राजस्थान में आप देख रहे हैं अधिकतर युवा बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सीधा बीएड कर लेते हैं। और फिर बीएड करने के बाद वो युवा क्या होता है, आरएस का एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो वो इंटरव्यू बोर्ड एक सीधा सा प्रश्न पूछता है कि आपने बीएड किया हुआ है, तो फिर आपने रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, या फिर आप शिक्षण के क्षेत्र में क्यों नहीं जाकर के सीधा प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो उन बीएड धारी युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इंटरव्यू बोर्ड का प्रश्न वाजिब भी है, क्योंकि जी। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये बीएड के लिए ही नहीं, आजकल काफी अधिकतर विद्यार्थी जो है वो बीटेक करके हाँ, या इंजीनियरिंग एमबीबीएस बैकग्राउंड के, करके, एमबीबीएस बैकग्राउंड के हाँ, कहीं सारे विद्यार्थी आते तो हैं सर, सीए के भी यहाँ तक तो पहुँचते वो हैं। भी, हाँ, सीए वाले भी दे रहे हैं, तो काफी जो है वो अगर आरएस को भर रहे हैं तो आपको जस्टिफाई तो करना होगा कि आप एक टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं। बीएड भी एक टेक्निकल डिग्री मानी जा बिल्कुल है सकती है, सर। तो उसमें बीएड में तो आप ये बता सकते हैं सर, क्योंकि आरएस की जो प्रक्रिया है, एक तो वो काफी लंबी चलती है, 2-3 वर्ष का इसमें न्यूनतम समय लगता है, और इसमें जो है पोस्ट काफी कम आती है, और इसमें जो है चयन का 100% गारंटी इसमें नहीं दी जा सकती, और एक मैं मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूँ, और ज्यादा समय तक जो है मैं अपने मदर फादर पे इकोनॉमिकली डिपेंड नहीं रह सकता। तो इस कारण जो है मैंने बैकअप के रूप में जो है बीएड की है, और मैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है उनका भी एग्जाम दे रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं आरएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, और जी वो सर। जो है बीएड मैंने मेरे बैकअप के रूप में की है कि अगर बाय द वे ऐसा होता है कि मेरा इस सर्विस में चयन नहीं होता या ज्यादा समय लग जाता है, अगर मुझे 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, और अगर 5-6 वर्ष उसमें लग जाए, तो बीएड करने के बाद अगर मैं शिक्षक नियुक्त हो जाता हूँ, तो मेरी आमदनी जो है वहां से हो जाएगी। तो इस कारण जो है मैं बीएड के साथ, बीएड करने के बाद भी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। अदर जो बीटेक करने के बाद अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप टेक्निकल डिग्री लेने के बाद क्यों आरएस में आ रहे हैं। तो क्यों उसमें आरएस जो बनना आपका चाहिए? पर्टिकुलर रीजन है, तो वो आप बता सकते हैं कि सर उस समय 12th के बाद जो है मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था कि किस सर्विस में जाऊं या क्या जी। करूं। तो उस समय जो मुझे सजेस्ट किया गया कि अगर मैं बीटेक करता हूं या एमबीबीएस करता हूं तो इसमें एक फ्यूचर सिक्योर है, तो मैंने उस समय कर ली। लेकिन उसके बाद जो है दौरान सर्विस जो है, दौरान जो मैं ये कोर्स कर रहा था, उस समय कुछ ऐसे 2-3 कारण हुए जिसके कारण मैं सिविल सर्विसेज में के प्रति ज्यादा आकर्षित हुआ, इसीलिए जो है मैं अब ये एग्जाम दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अपना टारगेट निश्चित होना चाहिए। सर एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आप मान लीजिए एक आरएस अधिकारी हैं और आप एक गांव में जाते हैं, वहां पर दो समुदायों के बीच झगड़ा हो रहा है और आप उन दो में से पर्टिकुलर एक समुदाय से अपना ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर आप क्या निर्णय देंगे? तो ऐसे परिस्थिति वाले प्रश्न कई बार इंटरव्यू में वर्तमान समय में भी देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को विद्यार्थी को कैसे डील करना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष सर? क्या आपके क्या विचार हैं? ऐसे, हाँ, बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर कहीं दंगा हो जाता है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ हिंसा भड़कने के काफी चांस रहते हैं, और उस समय क्योंकि आप एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या आप एज ए पुलिस ऑफिसर वहां पर रहते हैं, तो आपका बहुत ही क्रूशियल रोल वहां पर रहता है। तो इसमें 2-3 बातों के ऊपर फोकस किया जा सकता है आपके आंसर देने से पहले, कि आप सिर्फ सैद्धांतिक बातें ही नहीं करें, आपका एक व्यवहारिक पक्ष भी होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर जैसे मैं कहीं पर एसडीएम के रूप में अगर पोस्टेड हूँ, तो मेरी जो रेवेन्यू एजेंसी है या जो मेरे जो फील्ड में काम करने वाले दूसरे जो कर्मचारी है उनसे मैं रेगुलर टच में रहूंगा, तो मुझे जो है प्रत्येक जगह की ग्राउंड रिपोर्ट, कहाँ पर क्या है, कौन से समुदाय एग्रेसिव हो सकते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की राजनीति है, वो सारे जो है जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो वो जी। एक व्यवहारिक पक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। फिर अगर आपकी छवि जो है, अगर वो एक समुदाय के प्रति जैसे आपका काम-काज का तरीका होता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि आप न्यूट्रल रह के काम कर रहे हैं या आप किसी विशेष समुदाय के प्रति जो है आपका ज़्यादा अफेक्शन है। तो अगर जी। आपकी बेदाग छवि होती है और अगर आपके पास ग्राउंड स्टेज की रिपोर्ट होती है, तो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती कि ऐसा कोई हिंसा का बढ़ने का या दंगा बढ़ने का चांस कोई हो। स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन
अगर किन्हीं परिस्थितियोंवश अगर ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है आप मौके पर पहुँचने के बाद क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, या भीड़ जो है अगर आप उसमें अपनी बात रखना चाहोगे तो एक एग्रेसिवनेस जो है वो भीड़ में रहती है। तो आप पहला प्रयास यही करते हैं कि उनके जो नेता है, उनके अगर 2-3 समुदाय हैं जिनके अंदर झड़प होने की संभावना है, तो उनके जो नेता है उनको आप पर्सनल ऑफिस में बुला के उनके प्रतिनिधि मंडल से जो है उनकी बात सुने अच्छे से, जी, और क्या-क्या आप अश्योर करें उनको कि ये आपके जो डाउट्स है, ये जो शंका है, इनको इस तरीके से हम निपटा लेंगे। तो काफ़ी तो जो है अगर वार्ता वहाँ पर सफल रह जाती है तो वो जो है काफ़ी जो रोष है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर फिर उसके बावजूद भी नहीं होता है, जी, 99% चांसेस में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता है, तो सीआरपीसी में प्रोविजंस है कि आपको किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना है, आप उनका जी, प्रयोग ले सकते हैं। तो जी। उसमें जैसे सबसे पहले समझाइश की आपने कोशिश की। हुँ, अगर आप वाक़ई में एक व्यावहारिक अफ़सर है, तो लगभग आप उसको उसी रूप में सुलझा देंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं हो पाता है किसी कारण, तो आप सीआरपीसी के जो प्रोविज़न है, जी उनका सर। प्रयोग करते हुए उस भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा जवाब दिया सर और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है सर जो इंटरव्यू देने वाले हैं आगामी जी। समय में। सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है? तो उस बारे में विद्यार्थी के क्या जवाब होने चाहिए ताकि वो इंटरव्यू बोर्ड को आकर्षित कर सके? इंटरव्यू में जो है इंटरव्यू देने से पहले आपकी हॉबी बढ़वाई जाती है, और वो जैसे बैकग्राउंड में से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, और हॉबी अगर आपने कुछ भी भरी है तो आप ये जी, मान के चलिए वहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक नाइन्टी है। फाइव परसेंट कैंडिडेट जिन्होंने अगर कोई हॉबी भरी है तो वहां से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। मैंने भी 2 इंटरव्यू दिए हैं, और मेरा जो पहला वाला इंटरव्यू था उसमें भी अराउंड 25 to 30% प्रश्न जो थे वो मेरी हॉबी से थे। और जी, जो मेरा सेकंड इंटरव्यू जो आरएस 2016 का हुआ, उसमें भी अराउंड 40 टू 45% जो क्वेश्चन थे वो मेरी हॉबी से पूछे गए थे। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको वो हॉबी पढ़नी है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। और हॉबी पढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप हॉबी पढ़ोगे तो आपको वहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो आप हॉबी डेवलप कर सकते हैं। आप अपने 2-4 दिन आप खुद सोचें कि वास्तव में मेरी क्या हॉबी है, तो वो हॉबी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद जहाँ से जो सूचना आप कलेक्ट कर सकते हैं, या जिसने वो हॉबी पढ़ के पहले इंटरव्यू दिया है, उससे आप काफ़ी जानकारियाँ ले सकते हैं। जैसे तो हॉबी को अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, वहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि आपने उसको हॉबी के रूप में भरा है, तो वहाँ से आपको प्रश्न आने भी चाहिए। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उत्तर वहाँ से आने भी मैंने चाहिए। भी सर हमारे कैंडिडेट जानना चाहेंगे जब भी इंटरव्यू पब्लिश होगा कि सर हमारे भवानी सर की हॉबी क्या थी? तो क्या होगी सर आपकी हॉबी? मैंने मैंने जो है दोनों ही इंटरव्यू में क्रिकेट को हॉबी के रूप में भरा था, और वास्तव क्या में बात! वो मेरी हॉबी थी, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई, जी, क्योंकि जी, जी। बचपन से ही जो है क्रिकेट देखने का और खेलने का मुझे शौक रहा है। तो वहां से मुझे प्रश्न पूछे गए, और वहां से मैंने अच्छी तरीके से उनका जवाब दिया। पहले वाले इंटरव्यू में 2-4 जगह मुझसे गलतियां हुई थी, जिसमें मैं हॉबी से संबंधित प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने और अच्छी तरीके से उस हॉबी को प्रिपेयर किया, उसका जो फैक्चुअल जहाँ-जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अच्छी तरीके से तैयार किए, और जी, वहाँ से मुझे प्रश्न पूछे गए और मैंने अच्छे उत्तर उनके दिए, तो उससे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पे पड़ा था। जी। सर अंतिम 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। सर इंटरव्यू बोर्ड हाँ में जी। अगर हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमको अगर प्रश्न नहीं आते हैं, तो फिर विद्यार्थी को क्या जवाब देना चाहिए? और कई बार परिस्थितियाँ ये भी हो जाती हैं कि इंटरव्यू बोर्ड लगातार प्रश्न पूछ रहा है और हमें 2, 3, 4, 5 बार ऐसा हो गया कि हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारा पथ क्या होना चाहिए, हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, हम किस रास्ते पे आगे? इंटरव्यू में जो है 2 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं जी, सीधे ही, जो राजस्थान जीके से या करंट जीके से या आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, जो फैक्चुअल है, जिनका 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर होता है और वो फैक्ट होता है। वो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उसमें कह सकते हैं सर कि ये प्रश्न का उत्तर मुझे आना चाहिए था, लेकिन सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, या मैं याद नहीं कर पा रहा सर, या मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा जी, सर। मैं और इसके बारे में अधिक घर पे जाके और इसके बारे में पढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं इसका उत्तर न देने पाने मतलब उत्तर दे पाने में असक्षम हूँ। तो इस तरीके से एक तो जो है आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो 5-10 ये भी लाइनें याद करके जाओ कि आप हर बार ऐसा ही नहीं कि आपको प्रश्न पूछा जाए और आप कहें सर सॉरी सर ये मुझे नहीं आता। तो 5-10 ऐसी लाइनें तैयार कर लो, क्योंकि जी, ऐसे कम से कम 5-10 प्रश्न होंगे। तो उसमें अलग-अलग तरीके से आप किस तरीके से जो है मना करोगे, सर ये प्रश्न मुझे नहीं आता, वो भी अच्छे से तैयार कर लें।
और जैसा आप कह रहे हैं कि लगातार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार अगर उनके उत्तर नहीं आते हैं, तो ठीक है, हम वैसे आपने जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तब सब कहते हैं कि यार अगर नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है। लेकिन क्योंकि मैंने भी 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको 4-5 प्रश्नों के लगातार उत्तर नहीं आते हैं, तो नर्वस हो पाने से खुद को रोकना एक बहुत मुश्किल टास्क है, आप हो ही जाते हैं। आपको एकदम से लगता है कि यार 5-6 प्रश्न नहीं आ रहे, तो आप नर्वस हो जाते हैं। जी, जी। तो आप कोशिश यही करिए कि आपका बैकग्राउंड, आपकी हॉबी, आपका करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। तो लगभग आप प्रश्नों के उत्तर दे दें। लेकिन अगर बाय द वे कोई फैक्चुअल प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं सर सॉरी मैं ये फैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। जी, लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो एक तरीके से एनालिसिस बेस्ड है या सिचुएशन बेस्ड है, तो उसका उत्तर ज़रूर आपको आना चाहिए और वो आप उत्तर दे भी देंगे क्योंकि आप मेंस पास करके यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो अगर कोई पॉलिसी एनालिसिस का या कोई सिचुएशनल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो उसका उत्तर आप ज़रूर दे पाएँगे। और अगर आप अभी काफ़ी टाइम भी पड़ा है, महीने भर, तो ऐसे कुछ प्रश्न क्या हो सकते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से तैयार करके जाएँ, क्योंकि उसमें ये कहना कि सर ये मैं नहीं बता सकता, तो फिर वो नेगेटिव जाता है। उसमें नेगेटिव। आपको ज़रूर उत्तर देने की स्थिति में आप होने चाहिए। बिल्कुल सर, अभी तो एक लंबा समय है, तो कैंडिडेट एक प्रश्नों की सूची तैयार कर सकते हैं जिसमें वो संभावित प्रश्न लिखे जा हुँ। सकते हैं जो उनसे पूछा जाना संभावित। सर, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके जीवन में प्रेरणा कैसे मिली कि आपको आरएस बनना है? विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वैसे जो है मेरा आरएस में आने का फ़ोकस जो है, मैं मान सकता हूँ कि स्कूल डेज़ से ही जो है मुझे सिविल सर्विस में एक जाने का मन था। 10th 11th 12th 10th 11th तक तो ज़्यादा हम समझते नहीं हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन 10th के बाद जो है जब सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तब हम जो है अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा-सा सोचते हैं। तो जैसे एक स्कूल में, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही था, तो हमारे वहाँ जब 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था या 26 जनवरी का जब प्रोग्राम होता था या कोई भी अन्य प्रोग्राम होते, जब तहसीलदार जी आते या एसडीएम साहब आते या कोई पुलिस अफसर वगैरह आते, तो उनको देखकर एक मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी इस सर्विस में, मुझे भी जाना है, ताकि मुझे भी ये अवसर मिले कि इतना मान सम्मान जो है इस सर्विस में आपको मिलता है। तो उस कारण मेरा आकर्षण उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या जब मैंने बीएड के बाद जब तैयारी शुरू की, तब तैयारी के दौरान और अन्य जो भी छोटे-मोटे, जब आपके एसडीएम ऑफिस में या तहसील ऑफिस में या पुलिस थाने में काम करते हैं, तो आपको पता चलता जाता है कि कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अ अ, देश चलाने में या जी। सरकार चलाने में या पॉलिसीज़ को लागू करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। तो वो सारी तथ्य देखकर फिर और ज़्यादा जो है मेरा इस सर्विस में आने का अधिक मन होता गया। तो इसी कारण जो है बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में ग्रेजुएशन के बाद से और ग्रेजुएशन के दौरान भी जो है मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत अच्छा लगा सर, और अगर आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहें हमारे युवाओं को, तो आप क्या संदेश देंगे सर अनअकैडमी के माध्यम से? और मैं हूं चंदू जैन, आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, और इस समय हमारे बीच में भवानी सिंह चारण जी हैं, 2016 फर्स्ट रैंक होल्डर। बताइए सर, आपका क्या संदेश होगा हमारे युवाओं के लिए ताकि ये भावी आरएस अधिकारी बन सके? आप इनके प्रेरणा स्रोत मैं हैं। जो है आपका अनअकैडमी का जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो काफ़ी वाइड प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी आपकी बड़ी अप्रोच है, उसके माध्यम से जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 2-3 जो है बेसिक्स के ऊपर मैं ध्यान उनका चाहूँगा कि रहे। एक तो जो है इंटरव्यू में, जैसे पहले भी बात की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जी। लेवल हाई तभी रहेगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आपको इंटरव्यू बोर्ड का ईगो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो कुछ कह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप विनम्रता से स्वीकार कर लें और आपके जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से आपको रखना है वो सीख लें। ऐसा नहीं हो कि आपके बीच में बहस हो जाए। अगर वो हो जाती है तो फिर आपको बहुत उसमें नंबर कटेंगे। एक जी। तो ये ध्यान रखें, फिर आप जो है जो आप अपनी बौद्धिक रूप से तो अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करने की कोशिश कर ही रहे हैं। उसके साथ ही जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से भी पड़ता है। जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं और जब तक आप कुर्सी पे जाके बैठते हैं, लगभग इंटरव्यू बोर्ड आपको देखकर एक पहला इंप्रेशन बना लेता है कि ये इतने नंबर का कैंडिडेट है। तो बिल्कुल। उसके ऊपर भी ध्यान दें। अभी 1 डेढ़ महीना बचा है, तो उसमें जो है एक्सरसाइज़ वगैरह जो दौड़ वगैरह ये भी करते रहे, ताकि आप
जब इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करें तो आपका पहला इंप्रेशन ही ये होना चाहिए कि इसकी फिटनेस, अगर हम फिट दिखते हैं तो इससे ये भी एक झलकता है कि ये अपने आप को लेकर इतना जागरूक है, इतना सजग है। तो जो है वाक़ई में इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होगी जो एक प्रशासक के अंदर होनी चाहिए। तो इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके ऊपर भी आप अच्छे से उसको भी नज़रअंदाज नहीं करें, उसके ऊपर भी बराबर ध्यान देते रहें। इसके अलावा जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करें इंटरव्यू बोर्ड को। यही कोशिश करें कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो उत्तर देने का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ, अगर इसको हम कहीं पर एसडीएम के रूप में बिठाते हैं, तो ये उस पद के साथ न्याय कर सकता है। इस तरीके से आप कोशिश करें और बैकग्राउंड, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, आपकी हॉबी और इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाए, क्योंकि 95% जो प्रश्न होंगे वो यहीं से होंगे और कुछ प्रश्न फिक्स है। आप आरएस में क्यों आना चाहते हैं? आप टेक्निकल किसी जॉब में है या अभी किसी भी सर्विस में है, वहां से आप आरएस में क्यों आना चाहते हैं? आपकी प्रेफरेंस जो है वो आपने इस क्रम में क्यों भरी है? ये कुछ फिक्स प्रश्न होते हैं या कुछ सिचुएशनल प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे आप कहीं पर एसडीएम लगे हुए हो और कोई जो है वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध महिला जो है वो आपके पास आती है, उसके ये कुछ शिकायतें हैं, आप उनको किस तरीके से दूर करोगे? इस तरीके के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ के जाएँ उस दिन का, उसके 1-2 दिन पहले का न्यूज़पेपर से सीधे ही काफ़ी बार प्रश्न पूछ लेते हैं जाते ही। तो जी, इन तरीकों को, इन सभी चीज़ों का बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हुए और एकदम सीरियसली आप तैयारी करोगे, तो आराम से जो है इंटरव्यू बोर्ड आपको अच्छे नंबर देगा। इंटरव्यू बोर्ड जो है उसका नाम सुनते ही पहले हमारी ये जिज्ञासा रहती है किस इंटरव्यू बोर्ड में हमारा इंटरव्यू है। तो बिल्कुल उसके सही आधार कहा। पर भी हम कई बार पूर्व धारणा बना लेते हैं कि अगर इस इंटरव्यू बोर्ड में है तो मेरे थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे कोई पूर्व धारणा बना के ना जाए और उस ऐसा नहीं कि किसी इंटरव्यू बोर्ड का नाम सुन के आप खुश हो जाए कि यार ये इंटरव्यू बोर्ड आ गया, अब तो बहुत ही अच्छे नंबर आएँगे। या कोई इंटरव्यू बोर्ड का आप सुन के ऐसा एकदम आपका मोरल डाउन हो जाए कि यार इस इंटरव्यू बोर्ड में तो नंबर मिलने ही नहीं है, यहाँ पर तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी पूर्व धारणा लेकर जो है आपको नहीं जाना है जी, और हर इंटरव्यू बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी है। इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर है, उनके प्रश्न पूछने के कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं। तो जो इंटरव्यू देके आ चुके हैं उनसे बात करें कि किस इंटरव्यू बोर्ड में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किनकी क्या-क्या क्वालिफिकेशन है। वो सारी चीज़ें भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि जो नंबर देना है वो इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में है। तो इंटरव्यू बोर्ड जी। का जो आरपीएससी मेंबर है उसके हाथ में ये होता है। तो उसके क्या-क्या क्वालिफिकेशन है, उनका किस तरीके का नज़रिया है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है हमें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आज आपने ऐसी बातें बताई है जो आगामी समय में जो साक्षात्कार होने हैं आरएस के, उनमें हमारे प्रतियोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कहना चाहूँगा मेरे प्रतियोगियों से जो आगामी आरएस साक्षात्कार दे रहे हैं कि हौसला रखो, आपका भी वक्त आएगा। हौसला रखो, आपका भी वक्त आएगा, खुशियाँ भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो ये थे हमारे बीच में आरएस 2016 के फर्स्ट रैंकर श्रीमान भवानी सिंह जी चारण, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे आदरणीय और सब कुछ ये कहें राजस्थान के एक प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इस कोरोना काल में कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा और हमारी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया सर, अनअकैडमी को दिया, हमारे प्रतियोगियों को दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी अनअकैडमी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो है घर-घर तक जो है काफ़ी जो संभव नहीं होता अगर ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता कि घर पे बैठे-बैठे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और अच्छी चीज़ें उन्हें मिल जाती है। इसके अलावा जो है सारे कैंडिडेट्स को मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि उनकी अभी तक जो इतनी अच्छी तैयारी रही है और इंटरव्यू भी उनका बहुत अच्छा हो और उनको जो अपनी मनवांछित पोस्ट जो है वो मिले। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।